मतलब डेप्रिसिएशन काफ़ी हद तक तो आपको आइडिया हो गया ना। मैं फर्दर देखता हूँ, अभी पहले ये कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपने ये समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करना होता है। टोटल कॉस्ट में आपने देखा होगा, एक होता है फिक्स कॉस्ट प्लस, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ये पढ़ा हुआ आपने? जी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में बेसिकली आपको जो एलिमेंट मिलेंगे, एक तो होगा डायरेक्ट मटेरियल, डीएम लिखते हैं उसको, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। यानी कोई भी प्रोडक्ट किसी न किसी मटेरियल से बनता है तो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ डायरेक्ट, ये क्या, इसी के साथ हमने एक और एलिमेंट होता है, वो है डायरेक्ट लेबर। ये तीनों जो है वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों जो एक्सपेंडिचर हैं या कॉस्ट, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट यहाँ पर यूनिट, इसको पर यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। वो कॉस्ट जो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जी। तो ये तो इजीली हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे बड़ा अब मसला आता है इसका, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बहुत सारे इश्यूज हैं। अ, जैसे हम अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट देना है, अब फैक्ट्री का रेंट आपने देना ही देना है, चाहे आपके प्रोडक्शन ज़ीरो हो, या जो भी आपने क्या नाम है, 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, 2 लाख यूनिट बना रहे हैं, उसका फैक्ट्री का रेंट वही रहता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मशीन यूज़ हो रही होती हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे एलोकेट करें प्रोडक्ट। ओवरऑल टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना आसान होता है, जैसे फैक्ट्री का ओवरऑल रेंट आपको पता होता है, यूटिलिटी चार्जेस होते हैं, क्लीनर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है। इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, या ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम इसको फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करें, यानी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पे ये वर्कआउट करना पड़ता है। तो हम इसके लिए डिफरेंट बेसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हम यहाँ पे इस की वजह से एक ओवरहेड, तो कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये फाइंड करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ओ ए आर। ओ ए आर का फार्मूला ये होता है, ऊपर आती है फिक्स ओवरहेड बजटेड, अच्छा ये होती है बजटेड, फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब ये जो बजटेड एक्टिविटी होती है ना, ये हमारे पास होती है 6, जिसकी बेस पे हम फिक्स ओवरहेड फाइंड आउट करें। ओ ए आर का मतलब होता है कि आप समझिए किसी प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर, ठीक है। फिक्स कॉस्ट यानी एक यूनिट जो है कितनी फिक्स कॉस्ट कैरी करे, उसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। या आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हम देखते हैं कि बजट एक्टिविटी आप क्या क्या परफॉर्म करते हैं, हम्म। ओके। ले लिया आपने? जी। फिर मैं ये फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। ओ ए आर, इसको हम कहते हैं ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अप्लाई, ओवरहेड अप्लाइड रेट भी कहते हैं, ठीक है। ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। तो आपने इसको ओ ए आर पढ़ते हैं। तो इसका होता है बजटेड फिक्स कॉस्ट, ऊपर आती है बजटेड फिक्स कॉस्ट, और नीचे बजट एक्टिविटी, पी यू डी ई, बजटेड एक्टिविटी। तो हमें ये बजट एक्टिविटी समटाइम गिवन होती है, समटाइम हम खुद डिटरमिन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। तो बजट एक्टिविटी 6 तरह की हो सकती है, या बजट फिक्स कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, या लेबर आवर से डिवाइड कर लेते हैं। लेबर आवर कैलकुलेट करने को आते हैं समटाइम, या मशीन आवर से डिवाइड कर दें, ठीक है। और या आप इसको क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड कर दें। अच्छा, ये डॉलर होता है, ठीक है। मटेरियल मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड कर दें, या आप इसे लेबर कॉस्ट से डिवाइड कर दें, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर दें। तो ये 6 बेसिस होती है जो गिवन होती हैं। अच्छा, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, क्योंकि इसका क्योंकि ये ऊपर भी डॉलर नीचे भी डॉलर होगा, क्योंकि ये तीनों डॉलर में होंगी ना। तो जब कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करते हैं, तो
तो आंसर परसेंटेज में आता है। आंसर किस में आएगा? percentage. परसेंटेज। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा। ठीक है। तो ये ओके, यहाँ तक क्लियर है? जी, अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह होता है कि हर फैक्ट्री के अंदर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट का मतलब किसी डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया ज़्यादा होता है, या किसी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपसे जो क्वेश्चन जो डिमांड करेगा, ओवरहेड एनालिसिस शीट आपसे कहेगा बनाए। उसमें तो मेन जो इसकी इसी की, क्योंकि वो जब ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हैं तो उसकी टोटल, हर डिपार्टमेंट के टोटल फिक्स कॉस्ट से हम ओ ए आर फाइंड करते हैं। ये तो फाइंड करना होता है। अच्छा, ओ ए आर एक या तो ओवरऑल पूरी फैक्ट्री का हो सकता है, या डिपार्टमेंट वाइज। एक क्वेश्चन में गिवन होता है कि या तो पूरी फैक्ट्री का निकाले या फिर डिपार्टमेंट वाइज निकाले। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया होता है। ठीक है। तो जब हम ओ आर फैक्ट्री वाइज हो या डिपार्टमेंट वाइज हो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालना बहुत आसान होता है। वो फिर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन देता है कि जी एक पर्टिकुलर जॉब आई है, उसमें इतना मटेरियल कॉस्ट लग रहा है, इतनी लेबर कॉस्ट लग रही है। वो तो सब डायरेक्ट होता है। फिक्स कॉस्ट आप अब अगर आपने ओ आर निकाला होगा तो आपके लिए आसान हो जाता है जॉब कॉस्टिंग को परफॉर्म करना। तो इसमें मेनली दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, जी, और बैच कॉस्टिंग। ठीक है। जी, तो इसको रिमूव कर दूँ। जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें ओ आर को कैसे परफॉर्म करते हैं। एक सेकेंड। ओके, ये पेपर नजर आ रहा है आपको? जी, ये पढ़ लें जरा।
कर लिया। इसमें आपको एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एक सर्विस डिपार्टमेंट नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी ट्रांसफर कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं हर डिपार्टमेंट की, ठीक है। जी। ओके, तो इसमें आपने देखा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीनिंग और असेंबली होता है नॉर्मली, या ड्रिलिंग होगा, और ये सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस और कैंटीन। तो चूंकि कंपनी इन सब की कॉस्ट बेयर कर रही होती है, तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो भी टोटल फिक्स कॉस्ट आती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इन दो डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, और उसके बाद, और ये डिवीजन यहाँ पे दी हुई, जैसे मेंटेनेंस का दिया हुआ देखें, 60% मशीनिंग को जाएगी, 30% असेंबली को जाएगी, कैंटीन को 10%, यानी मशीनिंग मेंटेनेंस जो है वो तीनों को सर्व कर रहा है। फिर जब कैंटीन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर कैंटीन का 40% 60% इन दो डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होना है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है प्रिपेयर एन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन अपॉर्शनमेंट टेबल क्लियरली शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट फॉर वन पीरियड, ठीक है। ये आपसे ओवरहेड एनालिसिस शीट बनवा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, और मार्किंग शीट पे मार्किंग नजर आ रही है आपको। जी। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें सबसे पहले ये इन चारों डिपार्टमेंट को आपने एज इट इज लिख लेना, ठीक है। मशीनिंग, असेंबलिंग, मेंटेनेंस। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात ये कि इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ दी हुई है। तो ये वो एलोकेटेड कॉस्ट, ये तीनों चारों डिपार्टमेंट की एलोकेटेड कॉस्ट गिवन है। तो अब पहले तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये एलोकेटेड कॉस्ट को आप एलोकेटेड भी लिख सकती हैं, जो ऑलरेडी गिवन है। ये यहाँ पे देखें गिवन, ठीक है। जी। ये हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब उसने कहा था मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है ये एलोकेट होगी अदर थ्री डिपार्टमेंट। ये हमें यहाँ से पता लगा कि मेंटेनेंस की कॉस्ट 60% मशीनिंग को जाएगी, 30% असेंबली को जाएगी, और 10% कैंटीन को जाएगी। क्लियर? तो अब जी। अच्छा, जिस कॉस्ट जो कॉस्ट एलोकेट करते हैं, डी एलोकेट करते हैं, उसको हम ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है। इसकी जो भी कॉस्ट आ रही होगी उसको हम ब्रैकेट कर दें, क्योंकि ये कॉस्ट खत्म हो गई, ये ट्रांसफर हो गई अदर डिपार्टमेंट। तो इसका 60% ये है, 30% ये है, और 10% ये है। यहाँ तक क्लियर? जी। यानी हमने मेंटेनेंस की कॉस्ट री एलोकेट कर दी टू अदर थ्री डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो, और इसकी अपनी कॉस्ट एलिमिनेट हो, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मैथड। अच्छा, अब कैंटीन की कॉस्ट एक तो ये इसकी अपनी थी, ये मेंटेनेंस से आ गई, इसका टोटल किया तो 193,480 आ गया, 193,480, सही है। जी। अब ये कैंटीन की कॉस्ट अदर टू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 40% 60%, ये यहाँ पे रेशियो दिया, ठीक है। ये 60% आ गया, ये 40% आ गया। अब मशीन के पास तीन कॉस्ट आ गई, एक मेंटेनेंस और कैंटीन से, और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट ये वाली आ गई, सॉरी मशीनिंग की, और असेंबली की ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। तो दो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के दो डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चर, यानी उस कंपनी के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उनकी अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज फिक्स कॉस्ट आ गई। यहाँ तक पार्ट ये था जो 8 मार्क्स है, यहाँ तक भी परेशानी, नहीं। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी की तरफ चले जाते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट OAR फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फार्मूला वही यूज होगा जो अभी आपको मैंने बताया था। अच्छा, फिर कह रहे हैं स्टेट द बेस यूज, शो योर आंसर टू टू डेज। अब इसमें इसने हमें बेसिस नहीं बताई,
लेकिन हम खुद भी डिटरमिन कर सकते हैं कि अच्छा इसमें डेटा दिया होता है, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है मशीन आवर, दोनों डिपार्टमेंट का मशीन आवर दिया हुआ है और लेबर आवर दिया हुआ है। अच्छा, इससे हम लेबर आवर और मशीन आवर की क्वांटिटी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस पे ज़्यादा फोकस करे। अगर हम मशीनिंग की डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर ज़्यादा है, तो उस डिपार्टमेंट में लेबर आवर कम है। इसका मतलब मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो OAR आएगा वो मशीन आवर की बेसिस पे आएगा। और असेंबली डिपार्टमेंट लेबर आवर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखें यहाँ पे 14,040 मशीन आवर है, लेकिन 20350 लेबर आवर है। तो असेंबली डिपार्टमेंट का जो OAR निकलेगा वो लेबर आवर की बेसिस पे। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है। तो अब हमने OAR निकालना होता है। OAR की मैंने आपको बताया था, जब आप OAR निकालेंगी तो उसके जो छः एक्टिविटी होती है उसकी बेस पे निकालें। समटाइम गिवन होती है कि किस किस ऊपर होता है डिनोमिनेटर, नीचे होता है न्यूमरेटर। ऊपर होता है ना डिनोमिनेटर, या नीचे होता है न्यूमरेटर, जो मैथ में पढ़ते हैं। ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, तो अपना नीचे डिनोमिनेटर होता है। जी। ठीक है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली ऊपर फिक्स कॉस्ट आती है ना, ऊपर आएगी फिक्स कॉस्ट, नीचे आएगा एक्टिविटी, बजट एक्टिविटी। अब जैसे इस केस में मशीनिंग में आएगा मशीन आवर, तो मशीन आवर से डिवाइड कर दें। और अगर हम लेबर आवर की बात करें, असेंबली डिपार्टमेंट की बात करें, उसकी फिक्स कॉस्ट आएगी और उसको लेबर आवर से डिवाइड करें। ठीक है, ये हमने खुद ठीक है। डिटर्मिन, क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर ज़्यादा है और मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर ज़्यादा है, तो जिसके आवर ज़्यादा है तो वही उसकी बेस बना है। क्लियर? जी। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, ये मार्किंग से। अब आप ये देख लें, मशीनिंग डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट ये आ गई, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का OAR लिखेंगे। ठीक है, तो ये 32037, ये फॉरवर्ड स्लैश नजर आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं मशीन आवर। तो सम टाइम ये मशीन आवर लेबर आवर कैलकुलेट करने को भी आ जाते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। तो ये है मशीन आवर, जो भी हमने पीछे देखी। तो इसका OAR आएगा $70। तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी में एक डिपार्टमेंट $17 कंज्यूम कर रहा है एज ए फिक्स कॉस्ट। यानी वहाँ कोई भी अगर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट कैरी कर रहा है मशीनरी डिपार्टमेंट की $17। वन सेकेंड। जी। ओके। अच्छा, इसी तरह आप देखें, असेंबली डिपार्टमेंट है, इसकी फिक्स कॉस्ट 320,528, ये हमने यहाँ से निकाल ली और उसको डिवाइड करेंगे लेबर आवर, जैसे आपको मैंने पहले बताया था 20350। तो आपके पास 15.75 लेबर आवर हमें पड़ रहा है एज ए फिक्स कॉस्ट। जी, ये पॉइंट क्लियर है। जी। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि ये OAR निकालने का बेनिफिट ये होता है कि हम एक तो फिक्स कॉस्ट को डिटरमिन कर लेते हैं पर यूनिट।
ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जॉब कॉस्टिंग एक्टिविटी होती है, यानी एक पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर ऑर्डर आया था, उसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी होती है। तो हमारे लिए आसान होता है वेरिएबल कॉस्ट निकालना, लेकिन इशू आता है OAR का, तो हमने उसको एलोकेट करनी होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताया, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, और अब सी की तरफ आ गए। अब ये देखें, ये दिया हुआ है, द मैनेजर ऑफ Tata Cell Limited calculate selling price per unit based on full cost plus a 25% markup। ठीक है, अच्छा, मार्कअप का तो आइडिया है ना आपको? जी। मार्कअप कहते हैं कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करने। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को ऐड करें कॉस्ट के अंदर, तो हम सेलिंग प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो जब भी कॉस्ट में ऐड करते हैं मार्कअप, इट इज प्रॉफिट, तो इट इज कॉल्ड मार्कअप। एक सेकेंड। सही है। ओके, आप इसके अंदर देखें, अब मटेरियल एक जॉब बनानी है, ठीक है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप, द कॉस्ट पर यूनिट आर। अब ये मटेरियल जो भी ये क्या कहते हैं, जॉब कॉस्टिंग करनी है, उसके अंदर 3 मीटर लग रहा है एट $4, तो ये आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई, और ये आपकी लेबर कॉस्ट आ गई। पर आवर पर मीटर का मतलब ये पर यूनिट है, इट मीन ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये तो हमें आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये कह रहा है ईच यूनिट टेक 3 आवर इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, each unit take 3 hour in the machining department and 4 hour in the assembly department, all overhead are fixed, all overhead are fixed। तो अब हमने मशीन, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी फिक्स कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज कितनी लग रही है, उसके लिए हमने ऑलरेडी पार्ट ए में OAR कैलकुलेट कर लिया था, बी में। अब उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये एक जो हमें फुल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, वहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर फिक्स कॉस्ट कैसे एलोकेट होगी। ठीक है, अब ये देख, सबसे पहले ये मटेरियल आ गया। अब $12 कैसे आया, कि हमने 3 मीटर को मल्टीप्लाई किया $4 पर मीटर। ठीक है, जी। और 7 × 8 करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। ये यहाँ तक आ गया। तो अब ये जो मटेरियल और लेबर है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। इसका पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। तो ये दोनों तो हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक, तो हमने उस, तो अब पूरे प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट हमने हमें बता दी थी कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मटेरियल 3 मीटर लगता है, $4 पर मीटर में पड़ता है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हमारे पास $12 आ गया। इसी तरह लेबर है, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट को बनाने में बेसिकली आपके कितने हैं, 7 आवर यूज होते हैं। ठीक है, और और $8 पर आवर आप पे कर रहे हैं, $8 पर आवर आप पे कर रहे हैं। तो 7 × 8 किया तो 56 आ गया। अब हमने ओवरहेड यानी फिक्स कॉस्ट एलोकेट करनी है। ये देखें, ओवरहेड लिखा हुआ है, ऑल ओवरहेड आर फिक्स, तो ये हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करते हैं। तो हमने देखें 17 निकाला था, $17 मशीनिंग डिपार्टमेंट में फिक्स कॉस्ट यूज होती है, और $15.75 असेंबली डिपार्टमेंट में यूज होती है। तो उन्होंने बताया हुआ था कि 3 आवर लगते हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में और 4 आवर लगते हैं असेंबली डिपार्टमेंट। तो 17 3 किया 51 आ गया, 15.75 × 4 किया 3 आ गया। इन सबको ऐड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ये कैलकुलेट। ठीक है। ठीक है, क्लियर। जी। उसके बाद हम चले जाएंगे डी में। डी में कह रहे हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने पहले ही बताया हुआ है कि वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं मार्कअप। क्या कहते हैं, मार्कअप। तो कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली है ना, जो भी पीछे पार्ट सी में कैलकुलेट की, वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस, या पर यूनिट क्या नहीं, टोटल कॉस्ट क्या नहीं।
इसमें अब उसका कितना मार्कअप दिया होता है? 25%। ये रहा। तो कॉस्ट का 25% कैलकुलेट करके उसी में ऐड कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो पार्ट डी हमें कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। जी। कॉस्ट प्राइस में मार्कअप करना है। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं, 25% क्या है? ये प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट। जब भी आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, 25% उसका मार्कअप, मार्कअप भी काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी जब भी कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालेंगी और उसको उसी में ऐड कर देंगी, दैट इज कॉल्ड मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग। तो अब आपसे कह रहे हैं ना कि आप वो निकालें सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी आपको मैंने लिखा था ना, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। जी। तो अगर आप सेल प्राइस का परसेंटेज निकाल के ऐड करेंगी दैट इज मार्जिन, लेकिन अगर आप कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकाल के ऐड करेंगे दैट इज मार्कअप। ठीक है, ये सिंगल एंट्री मैंने आपको बताया था। जी। तो अब हम इसको वो देख लेते हैं सेलिंग प्राइस कैसे होगी। ये देखें, आपकी कॉस्ट प्राइस ये आ गई 182 का, इसने 1.25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और ये सेलिंग प्राइस। तो ये मैं आपको बताया था। आप 182 का 25% निकालें तो ये आ गया 182। ठीक है, 0.00। इसका 20 ऐड करेंगे मार्कअप। इसको आप ऐड लिख दें, ऐड मार्कअप 25%। 45.5। 45.5। तो आपने 45.5 यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 5 आ जाएगा पॉइंट, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 4 2 आ जाएगा, ये 1 इधर चला गया, 2 to 7 आ गया। ठीक है। समझ आ गया? जी। ये निकला हुआ है ना, 2 to 7.5। क्लियर? जी। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये सेलिंग प्राइस और यूनिट। पर यूनिट। यानी आप किसी को सेल करेंगी ये वाला यूनिट, तो इस अमाउंट पे सेल करेंगे, आपकी रीसेलिंग प्राइस। आपको ये यूनिट बनाने में कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ये पड़ रही है जो उसने हमसे पार्ट सी में मांगा था। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी अब यूँ कह लें कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस VOH पर यूनिट। ठीक है, VOH पर यूनिट इसमें गिवन नहीं था, तो इस फार्मूले को आपने यूज़ करना। ओके, क्लियर है पॉइंट? जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट ई में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट Tata Cell Limited has has to produce and sell in each period to break even। अच्छा, ये ब्रेक इवन वगैरह पढ़ा हुआ आपने? जी। इनके फार्मूले याद है आपको? नहीं, याद तो नहीं। तो ये अब ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट है ना जो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट करवाना है। और आगे कह रहा है स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन रिजल्ट्स। ब्रेक इवन कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस को। ठीक है। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैं ये क्या क्या, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज जो मैंने आपको पेपर भेजा था उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यही था। ठीक है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसको मार्किंग से अंडरस्टैंड करना है, और उसकी जो मैंने आपको वीडियो भेजी है वो आपने उस वीडियो से फर्दर अंडरस्टैंड करना है। सही है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने जो है ना वो फार्मूले वगैरह लिख देता हूँ,
ब्रेक इवन वगैरह के, ठीक है, जी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अ, इस तरह के क्वेश्चन पहले किए हैं ना आपने? किए हैं पहले आपने? जी जी। ठीक है, ठीक है। तो आपने टॉपिकल नहीं परचेज किया था? टॉपिक बस वही जो उनकी बुकलेट है। अच्छा, वो उनकी बुक है। ये फार्मूला शीट वगैरह दी थी आपको? शीट नहीं। नहीं दी थी? चलिए मैं आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आप उसको देख लीजिएगा। देख लेंगे, क्योंकि आज वो 3 तारीख, आपके पास सिर्फ 5 दिन रह गए। जी मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन 4 के कुछ क्वेश्चन करवा दूँ। क्वेश्चन 4 में 4-5 टॉपिक, डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चन आते रहते हैं ना। ओके, तो एक तो फार्मूला आपने ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। जी एक तो ये भी हमने इसमें प्रैक्टिस की थी। फिर है नंबर 2, आपने फार्मूला याद रखना है, ब्रेक इवन इन यूनिट। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन इन यूनिट, इसका फार्मूला होता है कि हम इस फिक्स कॉस्ट टोटल, जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यहाँ से एक और फार्मूला निकला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नंबर 3 हमें पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था ना, और अभी पीछे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया था। तो जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जब भी आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगी तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। फिर चौथा फार्मूला इसी से रिलेट करता है, ब्रेक इवन इन डॉलर। ब्रेक इवन इन डॉलर, तो ब्रेक इवन इन डॉलर का फार्मूला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट आप डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन रेशियो से। कंट्रीब्यूशन रेशियो से। कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसे आएगा? अच्छा, वो भी बताया था, कंट्रीब्यूशन रेशियो वो आएगा कि जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। अच्छा, ब्रेक इवन डॉलर निकालने का दूसरा फार्मूला भी है। आपने ब्रेक इवन डॉलर निकालना है, या ब्रेक इवन वैल्यू भी कहते हैं। ये हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट आया था, ये वाला सेकंड वाला, ब्रेक इवन जी इन यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर दे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है? जी। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आते हैं? मार्जिन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी। अच्छा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट,
तो बेसिकली इसका फार्मूला होता है यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जब आपका ब्रेक इवन आ जाता है उसके बाद जितने भी यूनिट आप सेल कर रही हैं तो वो आपका समझे प्रॉफिट एरिया होता है। तो वही बेसिक, जब तक प्रॉफिट एरिया शुरू नहीं होता तब तक आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप नाउ यू आर सेफ टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जी। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, इसी से फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर या वैल्यू। तो इसका ये सिंपल ये होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट निकाल लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट आपने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देना सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर? जी। अच्छा, फिर है 9 मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो यानी परसेंटेज। तो इसका सिंपल सा ये होता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट निकाला है ना उसको यूनिट सोर्स से डिवाइड कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट जो आपने निकाला हुआ है तो डिवाइड कर दें यूनिट सोर्स और मल्टीप्लाई बाय 100 कर। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें फर्दर फार्मूले और भी हैं, वो भी आपको साथ साथ हम करते जाएंगे। अच्छा, आपने ब्रेक इवन चार्ट पढ़ा हुआ? तो बिजनेस का है। यानी इसमें भी आता है ना ब्रेक। हम्म, बिजनेस तो नहीं है ना आपका सब्जेक्ट? नहीं। ब्रेक इवन चार्ट भी तो बनाने को आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट या ब्रेक इवन चार्ट, ये बनाया आपने पहले? नहीं। वो भी इसके अंदर आता है ना। फिर वो भी आपको बता दूंगा, पहले ये देख लेते हैं कि इसके ये फार्मूले कैसे कैलकुलेट होते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं फिर? नहीं।
ओके, क्वेश्चन गो थ्रू कर लें। कर लिया। कर लिए? अच्छा, अब इसमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो हम्म। अब इसमें सारी चीज़ें ना टोटल में दी हुई, तो हमें ठीक सबसे है। पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा, हम्म। ठीक है। और उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जी। सेल रेवेन्यू ये 3 जीरो तो ऊपर दे दी अलग से, ये 3 जीरो अलग से दे दी, ठीक है ना। सबसे जी। पहले हम चले कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऊपर आ जाएगा टोटल सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड। हम्म। तो यूनिट सोल्ड कितने हैं? ये लिखा यूनिट सेल्स फॉर द ईयर एंड 30। जी। तो टोटल सेल वैल्यू 4400, तो ये 3 जीरो आपने लगा दें, ठीक है। और यूनिट सोल्ड 40,000, तो आप कैलकुलेट कर लें डॉलर 1110 आएगा। चेक कर लें फटाफट। जी। 1110। 10 आ गया, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये दिए, और इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस, ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कि 1400,000, 14, ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर 1000 दिया हुआ है, 10, 100,000 पड़ेंगे, इसको वेरिएबल ओवरहेड माइनस करना है। ऐड करना है, सो साइन। ये हाँ वो ऐड करना है, सारे ऐड हो। अच्छा, ये सब कॉस्ट है, सब आपस में ऐड होती है। ये तो दो फिक्स दिए हुए ना, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी होते हैं और वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग भी होती है, ठीक है। तो सब इसमें ऐड करें, क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला। तो ये दिया हुआ है 400,000, कितना दिया हुआ है? इनको डिवाइड कर देना, यूनिट प्रोड्यूस ही 40,000, जितने प्रोड्यूस हुए थे उतने उससे डिवाइड कर, ठीक है। अब आप इनका टोटल निकालें, 1400,000 प्लस 10,000 प्लस 400,000, इनका टोटल निकाल के बताएं। 24 244 और फिर आगे 40। दोबारा बताएं, 244। 244, जी। आगे 40। 0000, ऐसी है। जी। इसको डिवाइड करेंगे 40,000। अब ये करके दिखाएं कितना आ रहा है। 61। गलत आ रहा है, 70 आ रहा है, फिर आपकी कैलकुलेशन गलत है। ये 1400 प्लस 1000 करें प्लस 400 करें, फिर मुझे बताएं। 3 जीरो अलग से लगा देंगे ना, 1400 प्लस यही आ 1000 रही। प्लस 400, 2440 यही आ रहा है।
दोबारा बताएं। 2440 2440 आगे। जी जीरो कितने हैं? 3 जीरो। जी। अब आप 40,000 से डिवाइड करें तो $70 आना चाहिए। 61 ही आ रहा है। एक सेकंड, मिस तो नहीं है। 1400,000 प्लस 1000 प्लस 400। आप गलत कर रही हैं, आप 400 ऐड ही नहीं कर रही। 2800 आ रहा है। ये मैं 400 आ रहा 2800 आना, 2800 आना चाहिए। जब हम 2800 को 40,000 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो $70 आ गया। 1400,000 प्लस, या 1400 प्लस 1000 प्लस 400 करें तब भी 2800 आएगा। ये तो मैनुअली हो जाता है। 1400 प्लस 1000 प्लस 400, ये देखें 2800 आ गया। ये देखें ना, आप इधर लिखें जी। 1400, ये 1000, ये 400, बस ये आ गया ना। 0 0, 8 2, ये आ गया 2800। तीन जी जीरो लगा देंगे आगे। तो आपका गलत क्यों आ रहा था? वापस किया सही है। सही है। इधर आएगा 2800,000, ठीक है। जी और इधर लिखेंगे 2800,000, तो ये आएगा $70। तो दो चीज़ें हमें चाहिए थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। ठीक है, ये रिमूव कर दूँ। जी अब यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट $10 था, 1110 माइनस 70, तो ये आ गया $70। क्लियर? और सॉरी, 40, क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द बजट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। द बजट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, यानी ब्रेक इवन यूनिट निकालना। ठीक है। तो ब्रेक इवन यूनिट का आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ था। इक्वल होता है किसके? फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही। और अभी हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी कि ये जो फार्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी एक तो आपके पास ये फिक्स कॉस्ट है और एक ये फिक्स कॉस्ट। ठीक है। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अदर फिक्स ओवरहेड, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो फिक्स कॉस्ट में 300,000 लिख दो प्लस 1200,000 डिवाइडेड बाय, समझ आया? अब आप ऊपर जी वाली कॉस्ट ऐड करके डिवाइड बाय 40 करें और फिर बताएं ब्रेक इवन यूनिट कितना आ रहा है। 37.5 37,500 यूनिट आ बहुत। रहा जी है। हाँ, 37,500 यूनिट आ रहा है। ठीक है। क्लियर? जी अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए क्वेश्चन देख लो। ये मांग रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही लिख देता हूँ।
in unit sold minus break even unit, ठीक है। जी तो हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं? 40,000 हम्म, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये रहे 40,000, तो ये जी 40,000 ब्रेक इवन अभी निकाल लिया हमने 37,500, ठीक है। तो ये आ हम्म, जाएगा 2,500 यूनिट, क्लियर। जी अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ए का 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। द डायरेक्टर हैव बीन वार्न्ड that trading condition are likely to change in the coming year, and they plan to make the following changes to their forecast. Reduce the selling price of the product by 10%. हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी? $40, तो $40 का 10% आपने रिड्यूस कर दिया। $40 का 10%। 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आएगा? 0। या आप इसका 90% निकाल लें, डायरेक्ट 40 × 0.9 करें तो कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 40 का 90%। सॉरी सॉरी, हमारी सेलिंग प्राइस तो 1110 है ना। 40 तो वो ब्रेक यूनिट यूनिट होता है, कॉन्सेप्ट पर यूनिट आया। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 1110, याद है? जी सेलिंग प्राइस थी 1110 तो उसका इंटू, 90%। हाँ इसका 90% निकालें। 99। 99 आ जाएगी, तो ये नई सेलिंग प्राइस आपकी 99। फिर लिखा हुआ बजट फॉर 20% इंक्रीज इन सेल। जो हमारी पहले सेल आ रही थी ना, ठीक है, वो 90% से सॉरी 20% इंक्रीज हो। तो हमारे पास कितने यूनिट सेल हो रहे थे? 40,000 हो रहे थे, ठीक है। ठीक है। इसका 20% निकाल के इसमें ऐड करते हैं, या हम इस पैसे भी कर सकते हैं 1.2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 8000। 8,000। जी तो ऐसे करें 40,000 इंटू 1.2 करें, 48,000 आएगा। 48,000। हाँ तो ये देखें 48 आया, तो ट्वेंटी एट, परसेंट से नहीं करना। तो 20% ही निकाला ना आपने। कितना आया था? 8,000 आया था। जी 8,000 उससे को ऐड 40, करना। हाँ उसमें ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। सही। मतलब ये चेंजेस है ना, पहले चेंजेस को समझ लें फिर आगे क्वेश्चन करना है। अच्छा, बजट फॉर 3% इंक्रीज इन डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 1,000। डायरेक्ट लेबर की 1,000, तो उसमें इंक्रीज आ जाएगा 3%। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर की 1,000, तो मैं इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.03। तो 3% का मतलब होता है 3 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.3 आएगा। अब चेक कर लें, 3 डिवाइड बाई 100 करें क्या आ रहा है? 0.03। 0.03 आ रहा है ना, तो जी उसको +1 करें, 1.03 आ रहा है। जी तो अब ये 1.03, तो 1.03 को मल्टीप्लाई करते हैं 1,000 से, तो आपको न्यू लेबर कॉस्ट आ जाएगी। 1030। तो 1030 आपकी लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। बजट फॉर 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 1,500 थी ना, याद है? फिक्स कॉस्ट ये है ना आपकी 300 और 1,200, तो 1,500 थी, जी ठीक है। तो उसमें कह रहा है 10% डिक्रीज आ रहा है, 10%, डिक्रीज। तो 1,500, यानी हम इसको मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर देंगे। तो ये वो चेंजेस हैं, यही फार्मूले दोबारा कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, इन चेंजेस की बेसिस पे।
1350। तो अब नई फिक्स कॉस्ट आ गई 1350,000, ठीक है, क्लियर। अब अगेन वही वर्किंग करनी है जो पहले कर चुके हैं। अब हमें नई वैल्यू के हिसाब से ये देखिए, द रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, द रिवाइज कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई थी, 99 आई थी, जी। ओके। तो हमें वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी, 99 है। हम्म, अच्छा, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, याद है आपको, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, याद है। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास था जी 1400, ऐसी है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर 3% से इंक्रीज हो गई, अभी हमने किया था ना, डायरेक्ट लेबर आपके पास 1000 थी ना, मल्टीप्लाई किया 1.03 से, क्या आ रहा था, 1030 आ रहा था ना। जी। तो यहाँ पे हम 1030 लिख देते हैं, 10, ठीक है। जी सर। और वेरिएबल ओवरहेड 400 है, इसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस आपके वही है, यूनिट सोल्ड इंक्रीज में, सही है, और डिक्रीज में, यूनिट सोल्ड हुए थे, यूनिट वो क्या होते हैं, हाँ 20% से आपकी सेल इंक्रीज हुई, ठीक है, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस आपके वही है। जी तो इसलिए हम 40,000 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, करके देखें, ये 40 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 1400 प्लस 1030 प्लस 400 डिवाइड बाई 40 करें, 70.75। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 70.75। अब आपको रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 99 में से माइनस करें 70.75, टू 28.25। तो 28.25 बिल्कुल सही आ गई, ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक। जी अब हमने निकाला है रिवाइज ब्रेक इवन पार्ट, ठीक है। तो ये रिवाइज क्यों होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन का फार्मूला पहले लिख लें, इन यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी रिवाइज होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आई थी 28.25, यही आई थी ना, जी। सही है। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही है, इसने बताया था टोटल फिक्स कॉस्ट बजट फॉर 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो अभी जो फिक्स कॉस्ट है 1500, वो 10% से रिड्यूस हो गई, ऐसे ही, जी यानी 90% आ गई ना। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1500 इंटू 0.9, कितनी आ रही है, 1350। 1350। तो इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, 1350 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 28.25। अब आप निकालें, रिवाइज ब्रेक इवन यूनिट आ जाएगा 47.78। 47. 78। यानी 47,788 आ जाएगा ना, अगर ओवरऑल निकालेंगे यूनिट। अगर 3 जीरो ऐड कर देंगे तो ये 477788 हो जाएगा, ठीक है। जी अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, वो तो वैसे ही आ जाता है। आपके यूनिट थोड़े इंक्रीज हो गए थे ना 20% से, जी पहले हमारे यूनिट सोल्ड थे 40,000, ठीक है,
इंटू 1.2 कर दें तो नए यूनिट्स और आ जाएंगे। 48 हो गया था ना, ऐसे ही। जी ठीक है, 48,000। जी अब 48,000 आपके नए यूनिट आ गए और ब्रेक इवन यूनिट हम निकाल चुके हैं। तो हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यूनिट सोल्ड, ये फार्मूला याद रखना आपने, माइनस ब्रेक इवन यूनिट। यूनिट सोल्ड है 48,000 हम्म, और ब्रेक इवन यूनिट भी आपने निकाले हैं 47788। तो ये आ जाएगा 212 यूनिट। ठीक है। जी तो ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी करके इसको एंड करते हैं। इसका जो पार्ट डी है ना वो आपको कल कराऊँ। वो है मार 3 given चार्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओ, अब ये डेटा दिया हुआ है। अनदर डिवीजन ऑफ हॉब्स लिमिटेड आल्सो मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट द एक्सी। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016। की सेलिंग प्राइस $20 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर एनम 30,000 दिया हुआ है। अभी करें कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू, यानी ब्रेक इवन डॉलर निकाल, और वो भी मंथली। सही है। जी तो पहले तो ब्रेक इवन डॉलर का फार्मूला देख लें। ब्रेक इवन डॉलर का फार्मूला वही कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो से निकाल लेते हैं। पहले फार्मूला लिख देता हूँ। ये है ब्रेक इवन डॉलर। इसके लिए आपके पास फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशो। कंट्रीब्यूशन रेशो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट ये दी हुई एनुअल, ये लिखा पर annum। जी तो इसका पहले तो निकाल लेंगे फिक्स कॉस्ट पर मंथ। फिक्स कॉस्ट परमानेंट तो $30,000 को आप डिवाइड कर लें 12 से। 2500। तो ये 2500 पर मंथ आ गया। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो। कंट्रीब्यूशन टू, इसके लिए हमें चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, इधर निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की फार्मूला लिखते तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये भी गिवन है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट $20 दिया हुआ और वेरिएबल 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 15 आ गया। आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी जी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम यहाँ पे लग देंगे 15। इसी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे 20 और इंटू 100। तो आप निकालें कितना आ रहा है, 15 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। 75। 75, यानी 0.75 लिख सकते हैं। सही है। जी 75% लिख लें या 0.75 लिख। ठीक। अब हम ब्रेक इवन डॉलर निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशो। सही है। तो ये कंट्रीब्यूशन रेशो 0.75 है। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, तो वो कितनी बताई थी आप, दोबारा डिवाइड करके बताएं। 30,000 डिवाइड बाई 12, 2500। 2500। तो 2500 को डिवाइड कर देंगे 0.75।
बताएं क्या आ रहा है? 3333.3। 10,000 नहीं आ रहा? नहीं। पहले देखते हैं। अपने लगता है वो गलत निकाला है कंट्रीब्यूशन रेशियो। 15/20, सॉरी 15/20 नहीं होगा, 5/20 होगा ना। ये 5 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। 20 - 15 करेंगे तो 5 आएगा ना। 5/20 तो 0.25 आएगा। समझ आई? जी। ये 5 है। तो किधर गया? 15, तो ये 5 आएगा। 5/20 0.25 आ गया, ठीक है। अब आप ट्वेंटी जी। फाइव हंड्रेड को 0.25 डिवाइड करें। 10,000। अब आ गया। तो ब्रेक इवन डॉलर कितना आ गया? 10,000। एक मेथड तो ये है। इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। इसको दूसरे मेथड यानी ब्रेक इवन डॉलर हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। यानी क्या कहते हैं, ब्रेक इवन यूनिट पहले ये निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन यूनिट। हमने फिक्स कॉस्ट निकाली थी 2,500। जी। उसको आप डिवाइड करते हैं कंटेंट पर यूनिट से। कंटेंट पर यूनिट कितना आया था? 5 आया था। 20 माइनस जी। ये कर देना, 20 - 15 5 आएगा ना। जी। तो 2,500 को डिवाइड करें 500। 5 से, कितना आएगा? 500। 500 यूनिट आ गया ना। ये ब्रेक इवन यूनिट आ गया। अब 500 को मल्टीप्लाई करें 20 से। 10,000। आ गया। जी। ये ब्रेक इवन डॉलर आ गया। तो ब्रेक इवन वैल्यू भी कहते हैं, ब्रेक इवन डॉलर भी कहते ठीक हैं। ठीक है। है। जी। तो क्योंकि अभी इसमें 3 4 टॉपिक कॉस्टिंग के अंदर ना और भी आते हैं। अभी आपको मैंने ब्रेक इवन चार्ट बताना है। ठीक है। फिर इसका एक क्वेश्चन आता है इनकम स्टेटमेंट। इसकी जो मार्जिनल और हाँ एब्जॉर्प्शन। हाँ, वही मार्जिन कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के नाम से टॉप है। मार्जिन ठीक है। कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग। हाँ, जिसके अंदर हम मार्जिन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाते ठीक है। हैं। एक वो आता है और दूसरा वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। वो होते हैं मार्जिन कॉस्टिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर ये। ठीक है ना। जी। आपको जो मैंने आज वो भेजा है ना क्वेश्चन पेपर, इसको पूरा जी। करें। ठीक है। इस ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं आपको उसी उसी ईयर का एक और पेपर भेज रहा हूँ वीडियोस के साथ। तो अब ठीक आप है। कितना टाइम दे आप स्टडी कितना टाइम देगी? ज़्यादा टाइम दे ताकि आपको टाइम तो है नहीं। कल 4 है, 4 5 6 7 8 9 को 10 पे है ना। 9 को है। 9 पर है। हाँ, तो आपके पास 5 डेज और है। कल 4 है, 2 दिन तो हमारे जी। इसमें और लग जाएंगे कॉस्टिंग के। ठीक है। तब जाके कॉस्टिंग पूरा होगा। फिर आपको फिर वो PRS रह गया, एरर रह जाएगा। और PRS एरर और आपको डेप्रिसिएशन। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन 1 किस चीज़ के ऊपर था? क्वेश्चन 1 कर लिया था जो पेपर मैंने भेजा था? क्वेश्चन नंबर 1 डेप्रिसिएशन का था। वो हो गया था आपसे? नहीं, वो अभी नहीं किया। पहले क्वेश्चन आप नंबर वीडियो 2 दे। कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन 2 किसके ऊपर था? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। और क्वेश्चन 3? इंटरेस्ट वाला जो था, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। सोल ट्रेडर का था। नहीं, सेल्स लेजर का नहीं था।
वो जैसे हो गया याद था, नहीं मैंने उसको वो हो गया था पूरा। आधा कर लिया, आधा रहता है। पहले उसको पूरा करें, जहाँ पे भी आप अटक रही है उस जाके वीडियो देखें, ठीक है। ठीक है तो आप वीडियो वहां जी। तक ले जाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वाइज ही है वीडियो, बेसिकली क्वेश्चन वाइज ही है। आप सही। उसको 1.5 करके भी देख देख सकती हैं। तो आपने क्वेश्चन 4 भी आज कर लिया। तो आज आपको ठीक इसी है। ईयर का दूसरा पेपर भेज रहा हूँ, ताकि आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। सही। तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करना है आप, यानी एक दिन में 3 पेपर आपने करने हैं, तब जाके ये आपका मसला हल होगा। तो वो ठीक डेप्रिसिएशन है। को देखिएगा, वीडियो से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको समझा दूँ। इसकी वीडियो भी आपको भिजवा सही। देता हूँ, फिर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है। और जो कल हमने डेप्रिसिएशन किया था ना, उसकी वीडियो मैंने आपको भेज दी है, उसका पेपर मैं आपको भेज देता हम्म, हूँ, ठीक है। जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल भी 7 बजे आपकी क्लास हो ओके। जाएगी, 7 बजे। सही है। अल्लाह हाफिज़। हम्म।